नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी टॉपर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि यानी इंटेलिजेंस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का संप्रत्यय क्या है, यानी बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर बुद्धि है क्या। सबसे पहले 1875 में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन, कहाँ के थे? फ्रांसिस गाल्टन इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले 1875 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, जब इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो लोगों के मन में अनेक विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी, अनेक विचार आने लगे कि आखिर बुद्धि होती क्या है बुद्धि, कैसे समझें हम इसको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुद्धि कैसी है, यानी मूर्त है या अमूर्त है। तो मूर्त क्या होती है? मूर्त वो होता है जिसको हम मूर्त कहें या स्थूल कहें, यानी एक तरीके से जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिसका हम अनुभव कर लें, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्त करते हैं या मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो ये क्या है, मूर्त है या अमूर्त है? तो सबसे पहली चीज़ कि इसे हम देख तो नहीं सकते हैं। भाई कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि हमारे मस्तिष्क में होती है। तो लोगों का सवाल हुआ कि अगर हम किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को ऑपरेट कर दें, ऑपरेशन कर लें, तो क्या हमें बुद्धि उसमें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ये क्या होती है कि एक बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जिसको हम देख ना सकें, केवल उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसी होगी। ठीक है, तो बुद्धि क्या, जैसे हमारे अंदर की जो मानसिक क्रियाएं हैं या मानसिक योग्यताएं हैं, जैसे आपकी स्मृति हुई, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन, ये क्या है? उसके बाद आपका सृजनात्मकता, ये क्या है हमारी? ये सारी क्या हैं? हमारी मानसिक योग्यताएं हैं। मानसिक योग्यताएं, लेकिन ये हैं कैसी? अमूर्त हैं। कैसी हैं? अमूर्त। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। अगर हम इनको देखते भी हैं तो कैसे देखते हैं? जब ये व्यक्ति के व्यवहार में झलकती हैं। इनके द्वारा जब व्यक्ति व्यवहार करता है, जैसे कोई बच्चा है जिसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा है, वो कोई अच्छा प्रेजेंटेशन बनाता है, अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, तो हम जान सकते हैं कि हाँ इसके अंदर सृजनात्मकता अधिक है। लेकिन अगर देखो कि सृजनात्मकता कैसी होती है, कल्पना कैसी होती है, तर्क क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये मूर्त नहीं होते हैं ना, जिनका कोई आकार नहीं। मूर्त क्या होता है? जिनका कोई आकार हो। इनका कोई आकार नहीं है, इसलिए ये क्या हैं? ये अमूर्त हैं। इसी तरीके से बुद्धि है। बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है। क्या है? एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है क्या? बुद्धि, है ना। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, पहली चीज़ हुई। अब हम करते क्या हैं कि बुद्धि के द्वारा हम अपनी जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हम सामना करते हैं। कैसे करते हैं? उसमें क्या है, हम अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं का प्रयोग कर लेते हैं। तर्क का भी कर लेते हैं, चिंतन का भी कर लेते हैं, कल्पना का भी कर लेते हैं, सृजनात्मकता का भी कर लेते हैं। सभी का, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बुद्धि समस्त मानसिक योग्यताओं का योग है। क्या कह सकते हैं कि बुद्धि समस्त मानसिक योग्यताओं का योग है। तो सबसे पहली चीज़ कि बुद्धि जो होती है वो अमूर्त होती है और ये समस्त मानसिक योग्यताओं का योग होती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल करते हैं। पिछले सिद्धांत में भी हमने बताया है आपको कि कोहलर महोदय ने क्या कहा है कि जो समस्याओं को जल्दी हल कर लेता है उसके अंदर तीव्र बुद्धि पाई जाती है, ये ऐसा कहा गया है। तो 3 फैक्ट हमारे क्लियर हुए कि सबसे पहले कि बुद्धि जो होती है वो अमूर्त होती है, दूसरी बुद्धि समस्त मानसिक क्रियाओं का योग होता है, संगठन होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं, अच्छा बुद्धि का सबसे पहले संप्रत्यय जो है या बुद्धि शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किसने किया था?
इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। ठीक है, और कब किया था? तो 1875 में किया था, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है। तो इन परिभाषाओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। एक वर्ग है जो बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है। क्या मानता है? समायोजन की। कहते हैं बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके कारण व्यक्ति समाज में समायोजन कर पाता है, समाज में अपने आप को अनुकूल कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है। तो समायोजन की योग्यता मानने वाला एक वर्ग हो गया जिसने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना है। दूसरा वर्ग है जिसने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है। क्या माना है? इन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तीसरा वर्ग हुआ जिसने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। अमूर्त यानी जिनको हम देख नहीं सकते, उनके विषय में भी हम चिंतन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो ये क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। तो बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। 3 वर्ग विभाजित हो गए। पहला जिन्होंने समायोजन की योग्यता माना, दूसरा जिन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना, और तीसरा जिन्होंने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना। अब देख लीजिए प्रथम वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं। तो आपके स्टर्न महोदय, इन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना। क्रूज ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना। बर्ट महोदय ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना। काल्विन महोदय ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना। फ्रीमैन ने बुद्धि को समायोजन की मान्यता माना। बुद्धि जो है फ्रीमैन जो है, इन्होंने तीनों चीज़ें एक्सेप्ट करी कि बुद्धि समायोजन की योग्यता भी है, बुद्धि सीखने की योग्यता भी है, और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो तीनों कॉन्सेप्ट जहाँ भी आ जाएं, समायोजन शब्द मिल जाए, सीखने की योग्यता मिल जाए और अमूर्त चिंतन मिल जाए, समझ लीजिए ये परिभाषा किसकी? आंख बंद करके आपको फ्रीमैन लगाना है, फ्रीमैन लगा देना है। इन्होंने तीनों कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है कि बुद्धि समायोजन भी है, बुद्धि सीखने की योग्यता भी है, और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो फ्रीमैन है। और लास्ट हैं आपके ये 5वें नंबर पे है वेल्स महोदय, इन्होंने भी बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना है। अब देखते हैं सीखने की योग्यता किसने माना है। तो बकिंघम महोदय हैं, इन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। मैकडूगल ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है। और थॉर्नडाइक महोदय ने भी, क्योंकि थॉर्नडाइक तो सीधे सीधे अधिगम से रिलेटेड है, आप पढ़ चुके हो पीछे सिद्धांतों में, तो थॉर्नडाइक महोदय ने भी सीखने की योग्यता कहा है बुद्धि को। डियरबॉर्न है, इन्होंने भी सीखने की योग्यता कहा है। और फ्रीमैन ने तो तीनों कहा है कि ये समायोजन भी है, सीखना भी है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो ये फ्रीमैन भी हो गए। अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा है? तो आपके बिने महोदय ने कहा है। किसने कहा है? बिने महोदय ने कहा है। स्पीयरमैन ने कहा है। इन्होंने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। टर्मन ने कहा है, और फ्रीमैन ने तो कहा ही है। फ्रीमैन ने तो तीनों कहा, ये याद रखना है आपको, मेरे हिसाब से याद भी हो गया होगा कि तीनों तत्वों को स्वीकार किया है इन्होंने कि बुद्धि समायोजन भी है, सीखना भी है, और अमूर्त चिंतन भी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। देखिए बुद्धि की परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली परिभाषा हम लोग देखते हैं फ्रीमैन ने क्या कहा है बुद्धि के विषय में। फ्रीमैन महोदय ने क्या कहा है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। ये फ्रीमैन की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है बकिंघम महोदय की। बकिंघम महोदय ने क्या कहा है कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। क्या कहा है बकिंघम महोदय ने कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है बकिंघम महोदय के अनुसार। अच्छा, डियरबॉर्न महोदय ने क्या कहा है कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की एक योग्यता है। ये कहा है आपके डियरबॉर्न महोदय ने कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की एक योग्यता है। थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा, क्योंकि ये भी आपके व्यवहारवादी हैं और सीखने से ही संबंधित हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धिगत अनुभवों, यानी पुराने जो आपने अनुभव लिए हैं, बुद्धिगत अनुभवों मतलब क्या होता है? पुराने अनुभव, बुद्धिगत अनुभवों से लाभ उठाने की एक योग्यता है। यानी आपने पहले जो सीखा है उसको आप आज नई परिस्थितियों में प्रयोग कर लें
यही आपकी बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की एक योग्यता। मैंने बताया 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था, जिसमें आपके टर्मन थे, बिने थे, स्पीयरमैन थे, है ना, और फ्रीमैन थे। तो टर्मन ने क्या कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है, ये टर्मन महोदय ने कहा। बिने ने देखो बहुत अच्छा कहा है। बिने ने क्या कहा है कि बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान। क्या होता है? पहला है ज्ञान। दूसरा है आविष्कार। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हम आविष्कार, नए नए कार्य कर पाएंगे। तीसरा है निर्देश, किसी को निर्देशित करना, यानी किसी भी कार्य में आगे आना। ये भी जिसके अंदर जितनी बुद्धि होगी वही व्यक्ति उतना ये कार्य कर सकता है। निर्देश। और चौथा है आपका आलोचना। आप किसी भी सिद्धांत की, किसी भी नियम की आलोचना भी तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर जो बुद्धि है वो अच्छी क्वालिटी की, उत्तम बुद्धि लब्धि होगी, तभी आप ये कर सकते हो। तो बुद्धि जो है वो 4 शब्दों या बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है। उसके बाद आपके हैं बुडरो महोदय। इन्होंने देखो क्या कहा है। बुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान के अर्जन करने की एक योग्यता है, यानी हम जो भी सीखते हैं, ज्ञान का अर्जन जहाँ जहाँ से भी करते हैं, उसकी योग्यता क्या है? बुद्धि है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसको किस प्रकार करें ताकि वो अच्छे से अच्छा हो जाए, तो ये कार्य करने की योग्यता जो है वो बुद्धि है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता है। किसकी योग्यता है? कार्य करने की एक योग्यता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। स्पीयरमैन ने देखिए क्या कहा है कि बुद्धि एक समायोजन की योग्यता है, या समायोजन की योग्यता का नाम ही बुद्धि है। जो हम अपने समाज के साथ समायोजित होते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, इसी का नाम क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है। वेल्स महोदय की एक परिभाषा है। इन्होंने देखो समायोजन के विषय में क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों से समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। जैसे मान लीजिए हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब डिफेंस वगैरह में करते हैं, और हम उनका कहीं ट्रांसफ़र हुआ और हम वहाँ रह रहे हैं। अब क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर हो जाता है। तो पहले एक परिस्थिति में हमने एडजस्ट किया, जहाँ हमें रूम मिला, उस जगह हम रहे, वहाँ के माहौल को समझा, वहाँ की विद्यालय पठन, वहाँ के टीचरों को, वहाँ के बच्चों के साथ हिले मिले। उसके बाद कुछ समय बाद हमारे फादर का फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर से हम एक नई परिस्थिति में आ जाते हैं। तो वही ये कह रहे हैं, और फिर से उस नवीन परिस्थिति में हम अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। तो यही वेल्स महोदय ने कहा है कि नवीन परिस्थितियों से समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है। जिसमें जितनी ज़्यादा बुद्धि की योग्यता होगी, जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा, जितनी ज़्यादा बुद्धि लब्धि होगी, वो उतनी ही जल्दी एडजस्टमेंट करता है, उतनी जल्दी समायोजित हो जाता है नवीन परिस्थिति में या सामाजिक वातावरण में। ठीक है। ये आपकी परिभाषाएँ हैं। इसमें जो हमने पहला फैक्टर बताया, जो हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिए इन परिभाषाओं को, कि एक वर्ग ने माना है कि बुद्धि समायोजन है, दूसरे वर्ग ने माना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तीसरे वर्ग ने माना है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसमें जो मैंने नाम बताए उन नामों को याद रखना, तो इससे परीक्षा में जो परिभाषाएँ बताई जाएंगी या आपसे पूछी जाएंगी परिभाषाएँ, तो आपको अगर पहले वर्ग के नाम पता होंगे और सीखने की कोई परिभाषा उनसे रिलेटेड आएगी, तो आपका जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सीखने की जो होगी उसके नाम को आपको पहले से ही पता है। तो ये तीनों जो वर्गीकरण किया है, इसको आप ध्यान से रखिए और परिभाषाओं का 1-2 बार अभ्यास कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगी। अब चलते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं, तो 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बुद्धि के प्रकार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहले हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय और दूसरे हैं गैरिट महोदय। 2 मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में डिवाइड किया है या बुद्धि के प्रकार दिए हैं। तो 2 हैं, एक थॉर्नडाइक महोदय, दूसरे हैं गैरिट महोदय। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहली यांत्रिक बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई है किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अच्छा, गैरिट महोदय ने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। कौन कौन सी? पहला इन्होंने बताई है मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। ठीक है। मूर्त बुद्धि किसको कहते हैं? मूर्त बुद्धि कह सकते हैं या स्थूल बुद्धि कह सकते हैं। मूर्त कैसा होता है? मूर्त का मतलब ही होता है
कि उसका कोई ना कोई आकार होना, है ना, या स्थूल चीज़ जो होती हैं, स्थूल ऐसी भारी भरकम कोई चीज़ होती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनके स्वरूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, स्थूल बुद्धि। तो और इन्होंने क्या बताया है, दो तो सेम है। इन्होंने दूसरे नंबर पर दिया अमूर्त बुद्धि, इन्होंने भी दूसरे नंबर पर अमूर्त बुद्धि दिया। तीसरे नंबर पर इन्होंने दिया सामाजिक बुद्धि, इन्होंने भी सामाजिक बुद्धि को स्वीकार किया। केवल पहले में इन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा है, तो और इन्होंने क्या कहा है, मूर्त बुद्धि कहा है। तो एक जो सेकंड नंबर की हमारी है वो अमूर्त बुद्धि है, तो पहली वाली भी मूर्त हो जाएगी। ठीक है, मूर्त हो जाएगी। और इधर स्थूल, ठीक है, और इधर ये यांत्रिक बुद्धि, इनके वाले में भी ये यांत्रिक बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ने लगभग सेम प्रकार दिए हैं, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही आएगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले जो यांत्रिक बुद्धि। आपको याद कितना रखना है, क्या याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने कितनी बुद्धि के प्रकार बताए हैं, 3 बताए हैं। तो पहला कौन बताया, यांत्रिक, दूसरा अमूर्त और तीसरा सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, इतना याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने डायरेक्टली उसको मूर्त बुद्धि नहीं कहा, क्या कहा है, यांत्रिक बुद्धि कहा है। अब देख लीजिए, जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है, जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है, वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें यंत्र, जैसे उन्होंने पहले कहा कि यांत्रिक बुद्धि, उनको यंत्रों से, मशीनों से अधिक प्रेम होता है, और उनको मशीनी काम ज़्यादा पसंद आते हैं, यानी कोई ना कोई कौशल अर्जन। इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, जैसे इंजीनियर आते हैं, आपके इंजीनियर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही काय का होता है, मशीनों का होता है। मशीनों का तोड़फोड़ करना, उनका नव निर्माण करना, उनमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना। आप देखते हैं हर साल बाइक के नए नए मॉडल आते हैं, कारों के नए नए मॉडल आते हैं, नए नए आधुनिक मशीनों का आविष्कार हो रहा है। तो वो जो लोग कर रहे हैं उनके पास कौन सी बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है। तो इसमें कौन आते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं आपके। उसके बाद वास्तुकार आ जाते हैं, वास्तुकार। ठीक है, जो किसी ना किसी कौशल से रिलेटेड होंगे, जिनके अंदर नया सृजन करने की क्षमता होगी, कुछ पुरानी चीज़ों को नया बनाने की क्षमता होगी, वो आपके यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आते। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के अंदर यांत्रिक बुद्धि अधिक होती है, वो बच्चे क्या करते हैं, आप कोई भी खिलौना लाकर देते हो उनको, और वो खिलौना वो तुरंत तोड़ने लगते हैं, तोड़ फोड़ के देखते हैं कि इसका पहिया कहाँ है, इसकी स्टेयरिंग कहाँ है, इसका ये कहाँ है, या जो भी आप देते हो अलग करते हैं। उसके बाद उसको पुनः जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये प्रदर्शित करता है कि उस बच्चे के अंदर यांत्रिक बुद्धि अलग है। आप देखना जरा, मेल और फीमेल के कैडर में क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ के उसमें क्या होता है कि लड़कियों में जो ये यांत्रिक बुद्धि है ये थोड़ा कम पाई जाती है ना। जिन लड़कियों के अंदर ये पाई जाती है, वो लोग ये इस क्षेत्र में आपका इंजीनियर हुए या वास्तुकार हुए, है ना, इन सेक्टरों में वो लोग जाती हैं। और जिनके अंदर नहीं है, उनके अंदर वो अपने अंदर कोई ना कोई वैसा जो लड़कियों से रिलेटेड होता है उस सेक्टर को अपना चुन लेती हैं। उनके अंदर ये तो, क्योंकि शुरू से एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनको जो भी खिलौना दिया जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रा देखना कि एक लड़के को और एक लड़की को जब एक मेले में लेके जाया जाता है, घर के जो हमारे बड़े होते हैं वो लेकर के जाते हैं, तो लड़कियां डॉल लेना पसंद करती हैं या घर का कोई सामान लेना पसंद करती हैं। जैसे घर में जो भी घर का सामान है, खाने बनाने का जो एक पूरा पैकेट आता है, किचन बॉक्स, वो लेना पसंद करेंगी या डॉल लेना पसंद करेंगी। इस टाइप का अपना घरेलू सामान लेना पसंद करती हैं। और जबकि लड़के जो होते हैं वो कार या हेलीकॉप्टर या जेसीबी और या बंदूक, ये चीज़ें लेना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर शुरू से ही यांत्रिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। ठीक है, और जिन लड़कियों के पास पाई जाती है तो वो भी इस टाइप का ये कार लेना पसंद करती हैं। ये कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। तो यांत्रिक बुद्धि वही होती है जहाँ जिसके पास मशीनी गुण ज़्यादा होगा उसी के पास यांत्रिक बुद्धि ज़्यादा होगी। ठीक है, या मूर्त बुद्धि, जिन चीज़ों को देखा जा सके, छुआ जा सके, उनके विषय में अध्ययन करना, उनका नवनिर्माण करना, है ना, ये आपका मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त मैंने बता दिया कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है। बुद्धि सबसे पहले मानसिक योग्यताओं का योग है। बुद्धि मानसिक योग्यताओं का योग है। दूसरी चीज़, बुद्धि की प्रकृति कैसी है, तो अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो ये मानसिक योग्यताओं का योग होती है अमूर्त बुद्धि।
अब देख लीजिए अमूर्त बुद्धि में होता क्या है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो, उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या है, गहन चिंतन वाले होते हैं, गहन चिंतन वाले। अच्छा, इनके अंतर्गत डॉक्टर भी आते हैं, डॉक्टर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किसके, यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत। क्योंकि वो भी जब अपना प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने चीर फाड़ करना सीखा तो उसके पहले मेढक पे सीखा या किसी भी जानवर पे सीखा तो वो क्या था, यंत्रवत ही तो था, स्थूल रूप में ही तो था। तो डॉक्टर का पेशा भी यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, ये चीज़ याद रखना है। अब देख लिए अमूर्त बुद्धि जो होती है इसमें वो लोग आते हैं जो गहन चिंतन वाले होते हैं। इसलिए अमूर्त बुद्धि को पुस्तकीय ज्ञान से जोड़कर भी देखा जाता है। कहते नहीं, अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकों से होता है, पुस्तकों से होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, गहन चिंतन वाले लोग आते हैं। जैसे कौन आता है, देख लीजिए, जैसे दार्शनिक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके वैज्ञानिक भी आते हैं, वैज्ञानिक, क्योंकि किसी ना किसी स्थूल चीज़ पर ही प्रयोग करके उन्होंने कोई ना कोई सिद्धांत पादित किया होगा। तो दार्शनिक आते हैं, शिक्षा शास्त्री आते हैं, चित्रकार, चित्रकार, ठीक है, चित्रकार कैसी कैसी कल्पना कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा तीव्र होती हैं, जैसे चिंतन ज़्यादा होता है, कल्पना ज़्यादा होता है ना, कल्पना का स्तर ज़्यादा होता है। तो ये लोग क्या होते हैं, चित्रकार। उसके बाद लेखक, कवि, ठीक है, ये जो पेशे हैं ये आपके अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, स्वामी विवेकानंद थे, अरविंद घोष थे, महात्मा गांधी थे, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके जो चिंतन है वो उत्तम सर्वोत्तम क्वालिटी का चिंतन था। तो ऐसे दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, चित्रकार, लेखक, कवि, ये आपके अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो समाज में जल्दी से समायोजन कर लेते हैं, समाज में जल्दी समायोजन करने वाले। जैसे समाज में बहुत जल्दी समायोजन कौन कर लेता है, जैसे समाज सेवी हुए। उसके बाद आपके नेता हुए, पत्रकार हुए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो अमूर्त बुद्धि, इसमें अभिनय भी आ जाता है, अभिनय, क्योंकि ये भी एक कला होती है जो अमूर्त चिंतन के द्वारा ही आती है, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखी जाती है। तो जितने भी नेता होंगे, जितने भी आपके समाज सेवी होंगे, जितने भी पत्रकार, ये कैसे होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, यानी ये जनता में जल्दी घुल मिल जाते हैं। जो जितनी जल्दी समाज में एडजस्टमेंट होता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि का जो वर्गीकरण है ये हमने आपको बताया है। थॉर्नडाइक और गैरेट ने सेम प्रकार दिए हैं, सिर्फ इन्होंने यांत्रिक कहा है, उन्होंने मूर्त कहा है दोनों चीज़ें। एक मूर्त माने क्या होता है, जिसका कोई स्वरूप हो या किसी प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से सीखना मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके अमूर्त के अंतर्गत क्या आता है, कल्पना आता है, तर्क। इसको अमूर्त बुद्धि को तार्किक बुद्धि भी कहा गया है, तार्किक बुद्धि भी कहा गया। इसलिए गणित जैसे विषयों को सॉल्व करने के लिए अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है। गणित हुई, सांख्यिकी हुई, भौतिक विज्ञान हुआ, इनको सॉल्व करने के लिए अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है। तर्क, कल्पना, तर्क, है ना, चिंतन, इसमें सर्वाधिक पाया जाता है, किसमें, अमूर्त बुद्धि में। इसीलिए इसको तार्किक बुद्धि भी कहा गया। जैसे प्रश्न अगर आता है परीक्षा में कि एक गणित के अध्यापक में कौन प्रकार की बुद्धि होती है, तो कैसी होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। एक दार्शनिक में कैसे बुद्धि होती है, तो अमूर्त में होती है। एक डॉक्टर का पेशा किसके अंतर्गत आता है, अमूर्त बुद्धि। वकील किस में आता है, वकील किस में आएगा, वकील किस में आएगा, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है।
मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं, जिससे ये बुद्धि वाला टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। मैंने अभी परिभाषाओं में भी बताया है कि बुद्धि क्या है, एक सीखने की योग्यता है। इसी के द्वारा ही हम नवीन ज्ञान को सीखते हैं और भविष्य में उसका यूज भी कर पाते हैं। तो बुद्धि क्या है, एक सीखने की योग्यता है। बुद्धि समस्या समाधान की एक योग्यता है। हमारे सामने जब भी कोई समस्या आती है तो क्या करता है, हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ लेते हैं। तो बुद्धि समस्या समाधान की एक योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। बुद्धि कैसी है, अमूर्त है। कैसी है, बुद्धि की प्रकृति कैसी है, तो अमूर्त बुद्धि है, उसकी प्रकृति अमूर्त है। तो एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि, जिसमें क्या होता है, हमारी मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, जैसे तर्क हुआ, कल्पना, चिंतन, समायोजन और आपका सृजनात्मकता। ये सारे समस्त मानसिक शक्तियों का योग क्या है, बुद्धि है। बुद्धि, या हम कह सकते हैं कि बुद्धि समस्त मानसिक क्रियाओं का योग है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं बुद्धि, ये भी विशेषता ही है। बुद्धि समस्त मानसिक क्रियाओं का योग है। कौन कौन सी? स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन, समायोजन, सृजन, ठीक है, अनुकूलन, वही समायोजन, अनुकूलन, इन सभी मानसिक क्रियाओं का योग क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धि समस्त मानसिक क्रियाओं का योग है। बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की एक योग्यता है। क्या है, वातावरण में हम नवीन वातावरण में कैसे एडजस्ट हों, अपने समाज में कैसे एडजस्टमेंट करें, अपने परिवार में कैसे करें, विद्यालय में क्या करें, क्योंकि पूरे जीवन व्यक्ति एडजस्टमेंट ही तो करता है। जहाँ जाता है वहाँ एडजस्टमेंट जन्म होता है, तो सबसे पहले परिवार में एडजस्टमेंट, थोड़ा बड़ा होता है तो समाज में एडजस्टमेंट, समाज में उठना बैठना, नए लोगों से मिलना, नई भाषा सीखना, नया व्यवहार सीखना, जो गलत व्यवहार आ गए हैं उनका परिमार्जन करना, उन्हें दूर करना, फिर से नया सीखना, है ना, अनुकरण के द्वारा। उसके बाद विद्यालय में जाना, तो विद्यालय में टीचरों से सीखना। उसके बाद आपके जो हमारे सहपाठी होते हैं, समान हमारे जो मित्र होते हैं उनसे सीखना। उसके बाद और बड़े हुए तो जब हम कहीं जॉब करने लगे तो जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस भी जगह जॉब करते हैं, वहाँ समायोजन करना, उस वातावरण में घुलना मिलना। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट पूरे जीवन चलता रहता है। और इस पूरे वातावरण से समायोजन की जो योग्यता है वही क्या है, बुद्धि है। बुद्धि, हाँ ये बहुत अच्छा है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बहुत अच्छा टॉपिक मिला है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। कैसी है, हम जन्म लेते हैं तो उसके साथ ही हमारी बुद्धि आ जाती है। बुद्धि का मापन तो बहुत बाद में हुआ, भी आगे हम पूरा बुद्धि का पढ़ा तो रहे हैं, कम से कम 3 दिन का चैप्टर है ये, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बुद्धि का मापन किया जाता है। तो बुद्धि होती कैसी है, तो जन्मजात होती है। इसके बाद एक टॉपिक अभी और आ रहा है, उसमें देखना जरा। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की एक योग्यता है। हमने जैसे पहले हमारे सामने कोई समस्या आई, कोई परिस्थिति आई, उस परिस्थिति के बीच हम कैसे एडजस्ट हुए, कैसे हमने उस समस्या का समाधान किया, उससे जो भी हमें अनुभव मिले हैं, उस अनुभवों से नई परिस्थिति में उन अनुभवों का प्रयोग कर लेना ही क्या है, बुद्धि है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, ये मैं बता दे रही हूँ कि ज्ञान क्या किया जा सकता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जाता है। कोई भी ज्ञानी जन्मजात पैदा नहीं होता है कि उसका जन्म हो रहा और जन्म होते ही प्रवचन करने लगे, ऐसा कोई देखा एग्जाम्पल नहीं। ज्ञान या ज्ञानी जन्मजात नहीं होता है। ज्ञान कहाँ से अर्जित किया जाता है, समाज से। समाज से आप जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जितने ज़्यादा मनीषी लोगों के पास बैठेंगे, बुद्धिमान लोगों के पास बैठेंगे, उतने ही ज़्यादा आप बुद्धिमान होंगे, उतने ही ज़्यादा आप ज्ञानी होंगे, उतने ही ज़्यादा आप ज्ञान का अर्जन करेंगे। जितनी बुक्स पढ़ेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, और जितने अच्छे, अब इस समय तो यूट्यूब चल रहा है, जितने अच्छे लेक्चर देखेंगे,
टेलीविज़न पे भी आप ज्ञानार्जन का सोचेंगे तो आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन बुद्धि क्या होती है, ये जन्मजात होता है, ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। तो बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, क्योंकि बुद्धि अर्जित नहीं की जा सकती है जबकि ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान। हाँ, बुद्धि के फैक्ट में एक चीज़ है जिससे हम अपनी मतलब IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं, वो एक है सिर्फ एक मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, योग ऐसी चीज़ है, ध्यान ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने बुद्धि को शार्प कर सकते हैं, उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बल्कि बाकी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे बुद्धि के स्तर को बढ़ा दे। केवल एक चीज़ है, वो है मेडिटेशन, ध्यान है। इसके बल पर ही हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, बाकी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बुद्धि क्या है, एक जन्मजात योग्यता है जो जन्म के समय हम इसको लेकर के हमारा जन्म होता है। और जबकि ज्ञान क्या होता है, बाहर परिवेश में सीखा जाता है, कोई ज्ञानी पैदा नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि का विकास किशोरावस्था तक होता है। अच्छा, जितने भी हमारे पश्चिमी वेस्टर्न देश हैं उन्होंने माना है कि 18 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है, लेकिन भारतीय परिवेश में 25 वर्ष तक बुद्धि का विकास माना गया है कि 25 वर्ष तक बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। आप जो सीखने की योग्यता है 25 वर्ष तक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है। उसके बाद फिर इसके कई फैक्टर, कई शाखाएँ हो जाती हैं। यहाँ प्रश्न उठता है क्या फिर उसके बाद सीखना बंद हो जाता है क्या? नहीं हो जाता, लेकिन कई सारी शाखाएँ हो जाती हैं, कई सारी परिस्थितियाँ आती हैं, कई सारी समस्याएँ आती हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं और उसका सही से विकास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ने की जो आयु है वो कितनी है, यही है 25 वर्ष तक। इसी में जो बनना है, बिगड़ना है, इतने में आपको करना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ लीजिए कि 25 वर्ष की आयु तक आपको कुछ ना कुछ हासिल कर लेना है, कुछ ना कुछ बन जाना है, क्योंकि यही सही समय है जिसमें बुद्धि का विकास सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी बुद्धि की विशेषताएं हुई। इसके बाद अगले पार्ट में हम बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं वो उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।